आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि स्थिर ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति जो स्रोत की ओर v वेग से गति कर रहे प्रेक्षक द्वारा सुनाई दे रही है fa है। अब यदि प्रेक्षक स्रोत से दूर समान वेग से जा रहा होगा तो प्रेक्षक द्वारा सुनी जाने वाली आभासी आवृत्ति का मान fr होगा। तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति इस तरह से कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। पहली स्थिति हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बोला गया है एक स्थिर ध्वनि स्रोत है। ध्वनि स्रोत s है, स्थिर है, तो इसके लिए इसके vs का मान मतलब इसके स्वयं का वेग हम ले लेते हैं 0 क्योंकि वो विरामावस्था में है। ठीक, ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो ध्वनि संचरण की जो दिशा होती है वो हमेशा प्रेक्षक की तरफ होती है। संचरण का वेग हम ले लेते हैं u। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बताया कि उससे एक नियत दूरी पर प्रेक्षक मौजूद है, तो प्रेक्षक के लिए उसके वेग को v0 से हमने प्रदर्शित कर रखा, जिसका मान क्या होगा। बोला जा रहा है कि ध्वनि आवृत्ति जो स्रोत की ओर v वेग से गति कर रहे प्रेक्षक द्वारा सुनाई दे रही है, तो इसे हम v से प्रस्तुत करते हैं और इसकी दिशा जो है मतलब प्रेक्षक के लिए जो उसकी दिशा है, गति की दिशा, वो स्रोत की तरफ है। और इस स्थिति में हम ये मानेंगे कि स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि आवृत्ति का जो मान होगा वो f होगा। ठीक है, और श्रोता को इस स्थिति में प्राप्त होने वाली जो आवृत्ति है वो कितनी मिल रही है, fa मिल रही है, क्वेश्चन के द्वारा बताया गया। ये तो पहली स्थिति हो गई। अब बोला है कि यदि प्रेक्षक स्रोत से दूर समान वेग से अगर जा रहा है तो अब उसे प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति fr होती है। तो पहले की कंडीशन में अगर हम आभासी आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं तो इसे fa के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मान होता है स्मॉल f और यहाँ पर मान होता है ध्वनि संचरण का वेग। पहले तो श्रोता या प्रेक्षक के सापेक्ष लेते हैं u और धन v के रूप में। ठीक है, v की दिशा या v0 की जो दिशा है तरंग संचरण की दिशा की या ध्वनि संचरण की दिशा के विपरीत है, इसलिए हमने धनात्मक ले लिया आपेक्षिक रूप से। और इसी तरह से देखें ध्वनि संचरण का वेग किसके सापेक्ष, स्रोत के सापेक्ष, तो वो 0 हो जाता है। तो ये मान हमारे पास रहा कौन सी स्थिति पर, जब श्रोता या प्रेक्षक स्रोत की तरफ जा रहा है। अब देखिए दूसरी स्थिति हम बना ले। दूसरी स्थिति पर अभी हम ये देखेंगे कि ध्वनि स्रोत जो है वो विराम की अवस्था में है, तो vs यहाँ पर हो जाता है 0। अब जो ध्वनि वहां पर संचरित होगी, ठीक है, वो उसकी दिशा कहाँ रहने वाली है, वो प्रेक्षक की तरफ रहने वाली है, श्रोता की तरफ रहने वाली है, उसका मान u है। अब हम ये कहते हैं कि ध्वनि स्रोत से निकली हुई ध्वनि के लिए जो उसकी आवृत्ति है f के रूप में होती है। ठीक, तो यहाँ अब बोला जा रहा है कि श्रोता जो है उसके लिए जो वेग होगा, इसे हम v0 के रूप में अगर ले रहे हैं तो श्रोता के लिए जो वेग का मान है वो कितना होता है, वो भी v ही होता है, लेकिन अब ये स्रोत से दूर जा रही है। ठीक है, अब दिशा इसकी बदल जा रही है और प्राप्त होने वाली आभासी आवृत्ति इस बार fr होती है, स्मॉल fr होती है। तो आभासी आवृत्ति के मान को फिर से अगर हम लिखें fr के रूप में, तो वास्तविक आवृत्ति को हमने f माना था। ध्वनि संचरण का वेग प्रेक्षक या श्रोता के सापेक्ष हम देखते हैं तो u ऋण यहाँ पर बनता है v के रूप में, और नीचे यहाँ पर फिर से बनेगा केवल u, क्योंकि जो स्रोत है वो गतिमान नहीं है। ठीक, ये भी हमारे पास रह गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f का मान, जो वास्तविक आवृत्ति थी ध्वनि स्रोत की वो कितनी होगी ये पूछा गया है। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में हम मान को ले लेते हैं। समीकरण 1 ये हमारे पास है, समीकरण 2, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से हम लिखेंगे क्या, इसे हम fa लिखेंगे। ठीक है, fa का मान हम लिखे हैं नीचे, तो ये मान कितना बन जाता है, u धन v बटे u के रूप में, ये मान रह गया। अब देखिए यहाँ पर f का मान अगर हमें लिखना है तो वो हमारे पास बनता है fr बटे u ऋण v बटे u के रूप में। u के और u के मान कैंसिल, तो ये रिलेशन बनेगा क्या, fa यहाँ पर है, u ऋण v हम करते हैं और यहाँ पर मान बनता है fr और यहाँ पर बनता है u धन v के रूप में। वैल्यूज को रखेंगे तो हम u को कॉमन ले लेते हैं, मान क्या बचता है fa, और u अगर इस तरफ आया तो ऋण fr हमारे पास हो जाएगा। और इसी तरह से v का मान देखें तो v को हमने कॉमन निकाला तो ये हमारे पास बनता है fr धन यहाँ पर fa के रूप में। ठीक है, ये मान रह गया। तो u और v का रिलेशन हमें मिल गया है, तो u और v का मान हम उसे क्या लिखें, हम उसे लिखेंगे fr धन fa बटे fa ऋण fr। ठीक है, ये संबंध है यहाँ पर। अब देखिए इसमें हम ऋण 1 कर देते हैं तो मान क्या बनेगा, u ऋण v बटे v, ऋण 1 हमने एक तरफ किया दूसरी तरफ भी हम करते हैं, तो ये fa धन fr, ऋण 1 करें तो ऋण fa धन fr बन जाएगा। नीचे क्या बचा, fa ऋण fr, यहाँ पर कुछ मान कट जाएंगे क्या ऊपर, यहाँ पर हम देख रहे हैं fa का मान कट जाएगा, u ऋण v बटे v का मान आ रहा है 2 fr बटे fa ऋण fr। एक फॉर्मूले में रखें, मतलब हम इसे लिखते हैं समीकरण 2 से। ठीक, ये क्या बन जाएगा, समीकरण 2 का सूत्र जो बनता है fr का मान f है, ये बनता है u ऋण v बटे यहाँ पर मान था u का,
तो हम u ऋण v का मान ही हम यहाँ पर लिख पाएंगे। तो एफ आर यहाँ पर हो गया, f का मान हम देखें तो u ऋण v का मान यहाँ पर कितना आता है, v 2fr बटे fa ऋण fr और यहाँ पर बनता है u। तो देखिए कुछ मान क्या बनेगा, यहाँ पर fr है, यहाँ पर है f और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर v ऋण v बटे u का एक मान रहा और यहाँ पर 2fr और fa ऋण fr। ठीक, ये मान रह गया। अब देखिए ये मान फिर से हम लेते हैं कि fr यहाँ पर था, यहाँ पर है स्मॉल f और v ऋण v बटे u का मान अगर हम लिखें तो यह हमारे पास बनता है fa ऋण fr और नीचे fa धन fr के रूप में। ठीक, और यहाँ क्या बचा था, 2fr बटे fa ऋण fr। अब ये दोनों टर्म कट जाएंगे। ठीक, इसके अलावा जो बचा है वो हमें लिखना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल f का मान चाहिए। स्मॉल f का मान हम एक तरफ रखें, ये मान क्या बन जाता है, fr fa धन fr बटे 2fr के रूप में। ठीक, तो अभी हम fr का मान कट गया तो f का मान हमारे पास कितना आता है, fa धन fr बटे 2 के रूप में, और यही हमें रिलेशन को प्रदर्शित करेगा दोनों स्थितियों के लिए। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।